हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन कल जो अपन नरेशन अपन इंग्लिश के तहत पढ़ रहे थे, रेट मेंस के तहत इंग्लिश अपने सब्जेक्ट ले रखा था। उसके तहत आर्टिकल, टेंस, वॉइस, तीन टॉपिक अपने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। अब नरेशन स्टार्ट कर रखा था, नरेशन के 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। आज नरेशन का लास्ट और थर्ड पार्ट है। आज ही के साथ में अपन नरेशन की समाप्ति करेंगे और फिर फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेज और अपना एक और टॉपिक है इंग्लिश का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये करने के बाद में इंग्लिश का जो यथावत अपन समापन करेंगे। उसके बाद में एक नया टॉपिक के साथ में अपन उसी नई ऊर्जा के साथ में रिट मेंस की तैयारी करेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आप रिट मेंस के लेवल 1 या लेवल 2 किसी भी जो है स्ट्रीम से हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर किसी भी बिना किसी चार्ज से फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेस्ट कंटेंट के साथ में आपको वीडियो अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो वीडियो पे एंड तक बने रहे, अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करें, डेली क्लासेस देके, और आप खुद भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट होता रहूँगा। कल अपने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंसेज को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, तो वो अपने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन इसके कुछ रूल्स पढ़े थे। आज हमारे थर्ड वीडियो में अपन कुछ जो है 2-4 रूल्स हैं, उनके साथ में कुछ विशेष पॉइंट के साथ में आज ये अपना टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज हमारा जो रूल है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज को कैसे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज किया जाता है। यानी जो एक्सक्लेम वाले जो सेंटेंस है उसको अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदल सकते हैं। अब एक्सक्लेम वाले सेंटेंस कैसे, देखो, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादिबोधक। हिंदी में वर्ड आपने सुना होगा, उसका ये चिन्ह होता है। मतलब ऐसे सेंटेंसेज जिसमें कोई न कोई चीज़ के प्रति विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, खुशी होती है, दुख होता है, खेद होता है, ऐसे शब्द वर्ड जो होते हैं विस्मयाबोधिक या एक्सक्लामेटरी वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है मेरे सामने, शी सेड अल्लाह आई एम अनडन। उसने कहा अल्लाह आई एम अनडन, मुझसे नहीं हुआ, मैं फेल हो गई, मैं नहीं कर सकी। ठीक है, या अल्लाह का मतलब अपने हिंदी वर्ष में पढ़े, अपन कोई बोलते हैं किसी वर्ड में, ओ अरे यार नहीं हो पाया, अपन कोई काम करते हैं उसमें बोलते हैं, तो उसी का ये अल्लाह काम कर रहा है। तो सी सैड, उसने कहा अल्लाह आई एम अनडन, ओ, या जो भी उस अपना एक एक्सक्लेम किया, अपने एक भाव प्रकट किया शरीर से कि मुझसे ये नहीं हुआ। तो इसी को अपन वापस इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे हमेशा, एक्सक्लेम्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड। इस एक्सक्लेम्ड वर्ड का मतलब होता है किसी प्रकार शरीर के बॉडी लैंग्वेज और है ना भाषा के साथ में अपने भावों को, इमोशन को बाहर जो है अपीयर करना ही एक्सक्लेम कहलाता है। तो से एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, अब उसमें एक्सप्लेन किया है, अपने शरीर के भाव को दिया, लेकिन कैसे भाव दिए, किस भाव के साथ में दिए, सोरो। सोरो का मतलब क्या होता है मित्रों, दुख होता है। तो उसने दुख के साथ, खेद के साथ, ठीक है ना, मायूसी के साथ में उसने अपने जो भाव प्रकट किए। दैट कंजक्शन से अगला सेंटेंस जुड़ जाएगा कि, यानी क्या भाव प्रकट किए, सी वॉज अनडन, यानी वो ना कर पाई, वो फेल हो गई या वो रुक गई, है ना, बहुत सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के कुछ रूल्स या कुछ नियम हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो नियम क्या है कि शैड के बाद में, जैसे देखो शैड आया ना, शैड के बाद में अल्लाह आया, उसी तरह शैड के बाद में यदि अल्लाह आए तो फिर इस दोनों को हटा के इनकी जगह लिखना है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ठीक है मित्रों, उसी तरह यदि शैड के साथ में एक वर्ड आए हुरे, हुरे। अब हुरे वर्ड आपने सुना होगा, यार ही नहीं है, हुरे। हुरे का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी हुरे का मतलब है, हुरा जो शब्द है या खुशी का वर्ड है, हुरे एंजॉय। अपन जैसे हिंदी में कोई खुशी होती है बोलते हैं या ओ कर लिया, है ना, तो वो उसी वर्ड का मीनिंग है हुरे। तो एक्सक्लेम्ड विथ जोरो मतलब खुशी के साथ अपने शरीर के भावों को प्रकट करना हुरे कहलाता है। सैड प्लस फाई या उफ, फाई उफ, है ना, ऐसे वर्ड आपने सुना होगा। इसका मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विथ डेस्पाइट या डिगस्ट, किसी भी दुख के साथ में, किसी खेद के साथ में, किसी पश्चाताप की भावना के साथ में जब कोई बात कही जाती है, व्यक्त की जाती है, तो उसके लिए फाई या उफ वर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट है सैड प्लस वाव। वाव वर्ड इज कॉमन एंड यूज इन आवर सोसाइटी, अपने सोसाइटी में काफ़ी ये यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये सेम होता है, हुरे और वाव सेम होता है ना। जैसे अपन कोई भी चीज़, कोई भी इंसान अच्छा करता है, अपन कहता है वाव बेस्ट, मतलब इसका मतलब अपन शरीर से इस प्रकार एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उस बंदे ने काफ़ी बेस्ट किया है।
सैड प्लस ओह का मतलब होता है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और रेग्रेट, ठीक है ना, किसी आश्चर्य या पश्चाताप की भावना से शरीर का जो इमोशन दिखाना ओह कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ओ अपन का बोलता है, एक तो अपन कोई इंसान जो है अच्छा काम करता है, ठीक है ना, तो उसने कहा देखो मैंने ये कर लिया, अपन कहता ओ मतलब तूने ये कर लिया, एक ओ का भी यूज करता है। जैसे इंसान कोई मान लो कोई काम कर रहा है, करते करते बाई चांस लगभग जो है वो काम को सफल बनाने में ही था और वो असफल हो गया, तो कहता ओ अरे यार, मतलब लगभग हो गया फिर भी हम उस काम में रुक गए। तो जब ओ वाला जो एक्सप्लेनेशन आता है तब उसको करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यानी एक दोनों प्रकार से हो सकता है, वो भाव बाकी के भाव पे पता चल जाएगा भाई सरप्राइज का वो कर रहा है या रिग्रेट के लिए। नेक्स्ट है कंजक्शन दैट का प्रयोग करना, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय दो जब रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अपन जोड़ेंगे तो कंजक्शन किसका प्रयोग करना है मित्रों, दैट का प्रयोग करना है। टेंस प्रोनाउन जो है इन सब का परिवर्तन नहीं होगा, ये अपने उसी टाइम के अकॉर्डिंग रहेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी सेड हुरे वी वॉन दिस मैच, किसी उसने कहा हुरे हम ये मैच जीत चुके हैं, तो इसका क्या होगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसने खुशी के साथ में जो है वो एक्सप्लेन किया। मतलब जो ये इंग्लिश लोग हैं जो हिंदी भाषी लोग नहीं है, मान लो इंग्लिश का कोई भी मान लो इंग्लिश लोग जो है उनकी टीम मैच जीत गई है, तो फिर वो कूद कूद के हाय हो ऐसे नहीं करेंगे, वो करें हुरे हुरे हुरे, है ना, आपने कभी सुना होगा कि हमने मैच जीत लिया होगा। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसने जॉय के साथ में ये व्यक्त किया दैट की दे हैड वॉन द मैच, कि वो मैच को जीत चुके थे। तो मित्रों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है शी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज रेन, ये सेंटेंस है नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है। क्या कंफ्यूजन है ध्यान से देखना। देखो शी सेड उसके बाद में ये तो हो गई रिपोर्टेड वर्ब, शी सेड ये क्या हो गई रिपोर्टेड वर्ब। अब नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, ये जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में हाउ यानी WH वर्ड दिख रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि WH टाइप का सेंटेंस है और इसको चेंज करते समय WH वर्ड को ऐसा का ऐसा लिख के आगे सेंटेंस में टेंस बदल के चेंज कर देंगे। मित्रों यदि ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये WH वर्ड से शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन ये WH वर्ड जो है उस टाइप का सेंटेंस नहीं है, इस पूरे सेंटेंस का एक भाव है। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, यानी जो बारिश है बरसात है ये कितनी सुंदर है। इसका मतलब जो वक्ता है जो ये बात कर रहा है वो ये पूछ नहीं रहा है कि बरसात कितनी सुंदर है, इस बरसात की सुंदरता को मापने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। वी हैव नॉट एनी पैरामीटर्स टू मेजर द रेन को मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई पैरामीटर नहीं है। वो आदमी जो कह रहा है या जो लड़की जो शी कह रही है ये कितनी ब्यूटीफुल रैन है, इस मीन इसका मतलब है कि वो ये भाव बता रही है कि भाई रैन जो है कितनी सुंदर है। वो पूछ नहीं रहे हैं, वो इस भाव के द्वारा बात बता रही है भाई रैन बहुत सुंदर है, रैन जो है बहुत सुंदर। अपन बोलते हैं कभी किसी गार्डन के पास गुजरते हैं, अरे यार कितना सुंदर बगीचा है, तो अपन पूछ नहीं रहे हैं भाई कितना सुंदर है, इसके पैरामीटर बताओ कि भाई 10 नंबर देते हैं, 10 सुंदर है 50 सुंदर है। अपन ऐसे भाव व्यक्त करेंगे भाई बहुत सुंदर गार्डन है। बात समझ में आई क्या। तो इसका चेंजेस कैसे होगा, तो इसका भाव क्या निकल रहा है, खुशी वाला भाव निकल रहा है, तो इसको ऐसे ही चेंज करेंगे शी एक्सक्लेम्ड, क्या करेंगे शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसने खुशी के साथ में एक्सप्लेन किया दैट की द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, कि जो रेन थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से इसको अपने को चेंज करना है। समझ में आया क्या। अब टेंस में बार बार नहीं बता रहा हूँ कि मित्रों यार ब्यूटीफुल के बाद इज आया है तो अपने को वॉज लगाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ऐसे बार बार मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो सेम बार बार बताई गई हैं। नेक्स्ट तीसरा है शी शेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो वर्ड है ये, इसको अपन बोलेंगे हिंदी में अपन बोल सकते हैं वाह, वह वर्ड है ना उसका ब्रेवो है। ब्रेवो यू हैव डन यानी वाह तुमने कर दिखाया, तो इसका होगा ये एप्लाउडेड हिम। एप्लाउडेड का मतलब होता है प्रशंसा करते हुए, किसी को बढ़ाते हुए, ठीक है ना, किसी को ना उसको मोटिवेट, उसको रीइंफोर्समेंट देते हुए बात करना। ही एप्लाउडेड हिम, उसने उसको जो है वो प्रशंसा देते हुए कहा सेइंग दैट ही हैड डन, कि उसने कर लिया। नेक्स्ट है शी सेड व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, ये सेम का सेम आ गया ये वाला कि ना व्हाट ए प्लीजेंट सरप्राइज, मतलब तुम लोगों ने सरप्राइज जो हमें दिया था वो कितना सुंदर था। अब सरप्राइज का मतलब यहाँ है अपन जैसे कहता है ना कि मान लो सरप्राइज पार्टी रखी है वगैरह, वो सरप्राइज।
तो सरप्राइज कितना सुंदर था, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ, उसने एक्सप्लेंड किया कि इट वाज ए प्लीजेंट सरप्राइज, मतलब जो सरप्राइज उन लोगों ने दिया था वो क्या था, मस्त था, सुंदर था, सुहावना था, खुश था, खुशनुमा, अच्छा था। प्लीजेंट के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। ऑप्टेटिव का मतलब होता है आशावाची, आशावाचक, इच्छा सूचक, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस जिसके द्वारा अपन कोई ना कोई जो अपनी आशा इच्छा व्यक्त करते हैं, कोई कामना करते हैं, मनोकामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सारे जो वर्ड्स या शब्द वाक्य कहलाते हैं वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहलाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, उसने कहा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे। तो इसका होगा, अब भगवान कृपा बनाए रखे, इसका मतलब उसने भगवान से प्रार्थना, भाई प्रार्थना प्रेयर ही आएगा, भगवान से प्रार्थना की ना, भगवान को ऑर्डर तो नहीं दिया भगवान इस पे प्रार्थना बनाए रखना, है ना। भगवान को ऑर्डर नहीं देंगे अपन, भगवान को अपने से बड़ों से, अपना जो लोग हैं उनके लिए अपन प्रार्थना करेंगे। तो ही प्रेड दैट, उसने प्रार्थना की, गॉड माइट ब्लेस मी, भगवान उसको क्या दे, ब्लेस दे, आशीर्वाद दे, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स, क्या रूल्स हैं। शेड को विश्ड या प्रेड यानी इच्छा करना या प्रार्थना करना में परिवर्तित कर दे। कंजक्शन दैट का यूज करे और टेंस और प्रोनाउन में जो नियम पहले पढ़ रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट एग्जांपल से, शी सेड मे गॉड पैरडन हिम, ठीक है ना। उसने कहा काश भगवान उसको जो है पैर्डन करे। पैर्डन का मतलब होता है किसी भूल चूक हुई कि उसके लिए माफी मांगना। माफी मांगना सही वर्ड जो है क्षमा वाचना, उसके लिए पैरडन वर्ड है। सॉरी का मतलब मित्रों होता है खेद, ठीक है ना। कहते हैं अपन आई एम सॉरी, मतलब जो चीज मैंने गलत कर दिया उसके लिए मुझे दुख है, लेकिन ये मुझे भूल से हो गई है। माफी मांगने के लिए सॉरी वर्ड नहीं है, सॉरी वर्ड का मतलब होता है पैरडन। जो माफी मांगना उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, पैरावर्डन वर्ड, या फिर बोलेंगे फॉरवर्ड, मतलब जो गलती हुई उसके लिए भूल जाओ तुम, ठीक है। तो इसका चेंजेस होगा, सी प्रेड दैट, उसने जो भगवान से प्रार्थना की, दैट की गॉड माइट पैरडन, के भगवान उसके उसकी गलतियों के लिए माफ करे, ठीक है। नेक्स्ट है, दे सेड लॉन्ग लाइव द किंग, उन्होंने इच्छा की कि भगवान लंबा जिए, भगवान दीर्घायु हो, ठीक है। तो दे प्रेड दैट, उन्होंने प्रार्थना की, द किंग माइट लिव लॉन्ग, भगवान जो हैं वो लंबी उम्र तक जिए, लंबे जिए, ठीक है। तो ये लगभग इसका सेशन तो एंड हो गया है। अब कुछ पॉइंट्स है पीछे, कुछ इस सारे जो नरेशन के पॉइंट्स है वो पॉइंट्स कुछ अलग है, वो पढ़ लेते हैं तो कई बार अपन जो है वो थोड़ा हाई लेवल की चीज़ गलत नहीं करेंगे, हाई लेवल तक चले जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को अपन को पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है, नीड नॉट यूज टू वुड रेदर वुड बेटर हैड रेदर हैड बेटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अपने को पता है, मैंने बताया कि विल शैल का जो परिवर्तन किस में होगा, वुड में होगा, मे माइट का माइट में होगा, कैन का कुड में होगा। तो ये जो विभिन्न मॉडल्स परिवर्तन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग नीड नॉट भी मॉडल है, यूज टू मॉडल है, वुड रेदर, ये सारे मॉडल्स जो हैं इनका जो है इनडायरेक्ट में चेंजेस नहीं होगा, ये सेम ऐसे के ऐसे इनडायरेक्ट में यूज होंगे। सेंटेंस है अपना, he said I used to go to school by bus, उसने कहा कि मैं स्कूल जो है अपने बचपन में या अपने पास्ट के काल में स्कूल बस के द्वारा जाया करता था। यूज टू का मतलब होगा जाया करता था, कोई काम किया करता था। तो इसका चेंज होगा, he said that, उसने कहा कि he used to go to school by bus, कि वो बस के द्वारा स्कूल जाया करता था, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, अगर पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये क्या रूल है, ध्यान से समझना। अपने को पता है कि पास्ट कंटिन्यूस का चेंजेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है, लेकिन यदि पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग टाइम क्लॉज में हो, मतलब एक ऐसा वाइल एक ऐसा क्लॉज आ जाए, क्लॉज का मतलब होता है दो वाक्य, एक वाक्य में साथ प्रयोग होना। तो ये भी एक व्हेन आई वाज स्टडिंग, ये एक क्लाउज है, यू आर प्लेइंग, ये भी क्लाउज है। दो क्लाउज इन दो छोटे छोटे वाक्यों में साथ प्रयोग हो, किसका, पास्ट कंटिन्यूस का। और टाइम क्लाउज हो, मतलब वो ये बता रहे हैं कि दोनों कार्य जो है एक साथ साथ हो रहे हैं, दोनों कार्य हो रहे हैं ना, तो उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जांपल देखो, इसका चेंज होगा, ए टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि वाइल ही वाज स्टडिंग, कि जब वो अध्ययन कर रहा था या पढ़ रहा था, आई वाज प्लेइंग, तब मैं खेल रहा था। समझ में आया। तो दोनों काम एक समय ना, टाइम क्लाउड का मतलब है दोनों काम हो रहे हैं, किसी समय बताया जा रहा है कि जब ये उस समय ये कर रहा था, उस समय मैं ये कर रहा था। तो दोनों सेंटेंस साथ में यूज हो तब उनका चेंजेज नहीं होगा। नेक्स्ट है, जब पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग
स्टिमुलस एक्शन में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिमुलेटेस जो है या स्टिमुलस एक्शन है, इसका मीनिंग होता है समकालीन या समांतर होने वाली घटनाएं। जैसे शी सेड आई प्रिपेयर द टी एंड द ही फ्राइड चिप्स, उसने कहा कि मैंने जो है चाय बनाई, उसी क्षण उसी समय उसने चिप्स को फ्राई किया। उसका अपने इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ही सेड दैट शी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, उसने जो है वो चाय को प्रिपेयर किया और मैंने चाय को प्रिपेयर किया, उसने जो है चिप्स को फ्राई किया। तो ये दोनों सेंटेंसेज है, इसमें दोनों एक समय की बात हो रही है कि जब इसने चिप्स को फ्राई किया तब मैंने चाय बनाई। तो टाइम क्लाउज हो गया, और टाइम क्लाउज चाहे पास्ट कंटिन्यूस में हो चाहे पास्ट सिंपल में हो, उनका इनडायरेक्ट में चेंजेज नहीं होगा। ये एक रूल्स है, इसको मित्रों आपको अच्छी तरीके से समझना है। तो मित्रों नेक्स्ट रूल अपना है पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग हिस्ट्रिकल इन ऐतिहासिक घटना के लिए हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी जो है हिस्ट्रिकल बात है, इतिहास की बात है, उसका प्रयोग यदि पास्ट सिंपल में हुआ है तो भी टेंस में प्रयोग नहीं होगा। अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल है ही सेड गांधी जी स्टार्टेड द क्यूट इंडिया मूवमेंट, उसने कहा कि गांधी जी ने जो है वो भारत छोड़ो अभियान शुरू किया था। तो ही सेड दैट, उसने कहा कि गांधी जी स्टार्टेड द क्यूट इंडिया मूवमेंट। अब यह गांधी जी वॉज स्टार्टेड नहीं आया है, ये जो है पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में नहीं बदला है, क्योंकि इस जो स्पीच जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर पास्ट की जो है हिस्ट्रिकल किसी फैक्ट की बात हुई है, इसलिए इसका चेंजेज नहीं होगा। नेक्स्ट है मित्रों विल शैल का परिवर्तन जो है वुड और शुड में होता है। ठीक है, पर विल शैल का परिवर्तन शुड में होगा अगर वाक्य सलाह संबंधित हो। जो विल शैल जो है उसका प्रयोग वुड और शुड में होता है, पहली बात आपको समझनी है। ठीक है ना, वुड ज़्यादातर वुड में होता है ना, लेकिन शुड में कब होगा, जब इनडायरेक्ट में जो बात कही जा रही है कहीं ना कहीं उस बात के अंदर मीनिंग जो अपना सलाह का आ रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ही सेड आई शैल कम टुमारो, उसने कहा मैं कल आऊँगा। चेंजेस कैसा होगा, ही सेड दैट, उसने कहा ही वुड कम द नेक्स्ट डे, कि वो अगले दिन आएगा। टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंजेस करना है। ठीक है मित्रों, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, मुझे एग्जाम के बाद में क्या करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो ये उसने जो कहा है, अब ये उस बंदे ने जो अगले बंदा है उससे उसने सलाह मांगी, सुझाव सजेशन मांगा है कि मुझे एग्जाम के बाद में क्या करना चाहिए। तो इसका क्या होगा, शी आस्क्ड मी व्हाट शी शुड डू आफ्टर द एग्जाम, उसने पूछा कि मुझे एग्जाम के बाद में क्या करना चाहिए। ठीक है ना, या क्या करना होगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से यहाँ पर वुड की जगह शुड का प्रयोग हो जाएगा। लास्ट अपना पॉइंट है, इसके बाद में जो अपना नरेशन का विधिवत रूप से समापन होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मॉडल्स में भी परिवर्तन किए जाते हैं। मॉडल्स में परिवर्तन वाक्य को अर्थ में देख के किए जाते हैं। कैसे, देखो, शी सेड इफ आई गेट सेलेक्टेड आई नीड नॉट टेक एनी एग्जाम फर्दर, कि यदि मैं इस एग्जाम में सेलेक्ट हो गया तो मुझे आगे किसी भी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सेंटेंस में चेंज कैसे होगा, शी सेड दैट, उसने कहा कि इफ शी गॉट सिलेक्टेड, यदि वो सिलेक्टेड हो गया, शी वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्जाम फर्दर। यहाँ वुड हुआ है क्योंकि यह सेंटेंस का मतलब कोई सलाह नहीं है। शी सैड, नेक्स्ट है, शी सैड नीड आई सेंड ए ईमेल, मुझे एक ईमेल की आवश्यकता है। तो शी आस्क्ड मी, उसने पूछा इफ ही हैड टू सेंड मी ईमेल, यानी मुझे वो एक ईमेल भेज दे, तो उसने ईमेल भेजने के लिए पूछा है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है, शी सेड व्हेन आई वाज किड, उसने कहा कि जब मैं एक बच्चा था, आई कुड नॉट गो आउट अलोन, मैं घर से बाहर अकेला नहीं जाता था। यहाँ कुड का प्रयोग अनुमति के लिए हुआ है। अब यहाँ कुड का प्रयोग अनुमति के लिए भी होता है, मॉडल्स में आपने पढ़ा तो पढ़े होंगे। तो यहाँ कुड का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यह अनुमति मांग रहा है, क्योंकि मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि मैं बच्चा था। तो he said that when he was a kid, उसने कहा कि जब वो बच्चा था, he was not allowed to go outside। अब यहाँ पर कुड जो है, कुड को कुड में नहीं रहने देंगे, नॉट अलाउड में प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ कुड का मतलब क्या है मित्रों, अनुमति है। तो वो बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं थी, उसको नहीं जा सकता था। नेक्स्ट है, she said रोहित you must be prudent, कि रोहित तुम्हें जो है वो प्रूडेंट होना ही चाहिए। मस्ट का मतलब होता है होना ही चाहिए। प्रूडेंट का मतलब होता है ना सरल माइंड वाला, विवेकी इंसान, सोच समझ के काम करने वाला। तो यहाँ मस्ट का प्रयोग आदेश के लिए हुआ है ना, कि भाई तुम्हें प्रूडेंट होना ही चाहिए। तो फिर शी ऑर्डर्ड रोहित टू बी प्रूडेंट, यानी रोहित तुम बहुत शरारती है, तुम्हें आदर्शवादी, विवेकी, अच्छा इंसान होना ही पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो ये जो अपना नरेशन का टॉपिक समाप्त होता है।
इस टॉपिक से चाहे कहीं भी एग्जाम में कैसा भी बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा एग्जाम ले लो, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं होंगे। जितने भी रूल्स थे सारे रूल्स मैंने करवा दिए मित्रों, ठीक है। इस नरेशन में जो है बहुत 4-5 बुक्स है मेरे पास में, उन सब से यही मैटर मिल रहा था, इसलिए मैंने एक बुक्स को ले लिया। बाकी सारा वालों में सब बुक्स से मैंने मैटर जो छांट छांट के नोट्स बना रखे, उन्हीं नोट्स को मैंने टाइप करके आपको पढ़े हैं। और नेक्स्ट जो अपने 3 टॉपिक होंगे फ्रेजल वर्ब और इडियम फ्रेजल वाले, वो भी अपने जो नोट्स टाइप में सारी बुक्स में से जो उसका सार लेके ही मैं कराऊंगा। और 10 से 15 जो मिनट है इस एवरेज में ही अपना जो सारा सार उसका जो समरी है वो हो जाएगा और एग्जाम में उसी में से आएगा। तो आप रेट लेवल 1 और लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो को आप रेगुलर देखें। अब आप कुछ लोग कहेंगे भाई आप तो सिलेबस लेवल 1 के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, तो लेवल 2 वालों के लिए 2 वालों के लिए क्या उपयोगी है। तो मैं मित्रों बता देता हूँ, मैंने लेवल 2 का जो पहले सिलेबस तो देखा, लेकिन मैंने कुछ ही दिन पहले लेवल 2 का सिलेबस बहुत ही अच्छी तरीके से उसको जो है पढ़ा है, समझा है। तब मुझे पता चला कि लेवल 2 के अंदर लेवल 1 का 90 से 95% सिलेबस सेम है, सेम की चीज़ें इनके अंदर यूज हुई है, ठीक है मित्रों। क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो सारे टॉपिक हैं वो लेवल 2 के अंदर भी हैं। हालांकि लेवल 2 में कुछ टॉपिक ज़्यादा भी है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीचेज है, मॉडल्स है, ठीक है, ये और भी टॉपिक उसके अंदर यूज हुए हैं। तो वो तो वही है, लेकिन लेवल 1 वाले 95% है, चाहे जीके को, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, सब के सब सेम है। तो इसके लिए लेवल 1 जो है लेवल 2 वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है मित्रों। और लेवल 1 वालों के लिए तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों जो वाले विद्यार्थी जो अपने चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रेगुलर क्लासेज देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे वीडियो पे और वीडियो पे सपोर्ट करते रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।